प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुके हैं। 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस वक्त भारत मंडपम में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक चल रही है और इस बैठक में पीएम मोदी का सम्मान किया गया। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक में एनडीए के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी है। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एनडीए नेताओं की बैठक में बांटी गई झालमुड़ी भी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने झालमुड़ी को बांटा। पीएम मोदी ने भी इस झालमुड़ी के स्वाद को चखा है। पीएम मोदी कुछ ही देर में इस बैठक को संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें जहां पर देखिए झालमुड़ी जो कि इस बार पश्चिम बंगाल की नई सरकार के लिए एक खास लगाव रखता है। जिस झालमुड़ी की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हुई, उसी झालमुड़ी के स्वाद को चखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे होंगे। और ये देखिए वो तस्वीर जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक के दौरान, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा, एक और कीर्तिमान उनके नाम जुड़ता हुआ नजर आया, उन्हें सम्मानित करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन चुका है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा समय तक देश के सबसे बड़े पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी पहले पीएम बन गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता, बल्कि एक तारीख के साथ चुपचाप नया अध्याय जोड़ देता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक तारीख बन गई है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वो दिन है जब एक रिकॉर्ड टूटा और एक नया मानदंड स्थापित हो गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ऐतिहासिक तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4399 दिनों तक देश की अगुवाई करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4398 दिन देश की कमान संभाली। लेकिन ये सिर्फ एक दिन आगे निकलने की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी भी है जिसमें भारत एक राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में विकसित हुआ है। रिकॉर्ड के पीछे छिपी यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस उपलब्धि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। नेहरू का दौर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का दौर था। वहीं मोदी का दौर एक ऐसे भारत का दौर माना जा रहा है जो डिजिटल, वैश्विक और आकांक्षी भारत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 10 जून 2026 का दिन
इसी वजह से सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के दो बड़े अध्यायों के बीच खींची गई एक ऐतिहासिक रेखा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के आज 4399 दिन पूरे हो गए। देश में लंबे समय से लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की जनता द्वारा पीएम मोदी के नेतृत्व पर व्यक्त किए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। मोदी के कार्यकाल में सुशासन, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं ने विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर ऊर्जा की कामना करते हुए लिखा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हो। और अब बात लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद आज बगैर सुरक्षा के अपनी कार से बाहर निकले। लालू प्रसाद के पास सुरक्षा कर्मियों का कोई घेरा मौजूद नहीं था, ना ही कोई एस्कॉर्ट की गाड़ी थी। Z+ सुरक्षा में कटौती के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा को लौटा दिया है। लालू प्रसाद के बगैर सुरक्षा के अकेले निकलने पर सियासत भी सुलग गई। काले रंग की कार में लालू प्रसाद अपने ड्राइवर के साथ अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं। सड़क पर लालू प्रसाद बिना किसी सुरक्षा घेरे के अकेले ही जा रहे हैं। न कोई गनमैन, न पुलिस की स्क्वाड गाड़ियां, सुरक्षा कर्मियों का कोई भी घेरा नहीं है। पटना में लालू प्रसाद की ये तस्वीर सामने आने के बाद बिहार में बंगला और सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत एक बार फिर से सुलग गई। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी Z+ सुरक्षा में कटौती के बाद अपनी सुरक्षा लौटा चुके हैं। अब लालू प्रसाद बुधवार को सड़क पर बिना सुरक्षा के अकेले ही निकले। उनके साथ कोई काफिला नहीं था। आमतौर पर जब लालू प्रसाद कहीं आते जाते हैं तो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टीम मौजूद होती है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से अलग नजर आई। अब लालू प्रसाद के बगैर सुरक्षा अकेले निकलने पर सियासत सुलग गई है। राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार जी का सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक अपमान करने वाला राष्ट्रीय जनता दल आज सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। 14 सिपाही की संख्या, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, इसकी निरंतरता कायम रखा। बिल्कुल, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है साहब कि सरकार ने जो समीक्षा किया था उन्हें उतने सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जिसके वो हकदार नहीं थे, सरकार ने वही सुरक्षा कम किया। ये अपने आप में प्रूफ करता है कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये परिवार नौटंकी करने वाला, इसमें विशेष अपने आप को विशेष समझने वाला और पुलिस सुरक्षा के घेरे में रहने के लिए, लेकिन सरकार ने तय किया है कि इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है सरकार ने उतनी सुरक्षा उन्हें मुहैया करा रखी है। फिर भी बीजेपी वाले लोग को पेट में दर्द हो रहा है तो वो कैसे अकेले गए। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी और RSS के लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, फिर भी उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। बिहार में बंगले और सुरक्षा पर सियासत थमती नजर नहीं आती। एक तरफ सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है, तो दूसरी तरफ लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती का मामला भी सियासी चर्चा का केंद्र बन चुका है। खबर ये कि राबड़ी देवी जल्द 10 सर्कुलर रोड खाली कर सकती हैं। लालू परिवार कौटिल्य नगर में गौशाला परिसर में बने नए डुप्लेक्स भवन में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ बड़ा लॉन, हॉल और 4 कमरे तैयार हैं और अधिकांश सामान पहले ही स्थानांतरित किए जा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा जारी है। SVU की टीम ने ऋषु श्री के मददगारों पर अब बड़ा वार किया है।
एसवीयू ने बिहार में 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बिहार में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। टेंडर घोटाले में सबसे बड़ा एक्शन। एसवीयू के शिकंजे में बड़े अधिकारी। बिहार में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। भ्रष्टाचार, घुसखोरी और दलाली का बड़ा चेहरा रिशु श्री गिरफ्तारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ऐसा एक्शन लिया कि भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मच गई। टेंडर घोटाले में एसवीयू ने एक आईएएस और 2 इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों का नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहला नाम भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास का है। दूसरे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी हैं और तीसरा नाम नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। इन तीनों अधिकारी को अब सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये इन पर टेंडर घोटाले का आरोप है, उसमें जो है सहयोग करने का आरोप है। और जो गिरफ्तारी हुई है इसमें तारिणी दास, मुर्मुख चौधरी और जो है उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सभी की पेशी की गई। देखिए यहाँ पे तीनों को पेश करने के बाद अब जुडिशरी कस्टडी में एसवीयू की टीम जो है वो अपने साथ लेकर कर जा रही है। और बताते चले कि इन तीनों पर जो है रिशु श्री को लाभ पहुंचाने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब इन तीनों अधिकारियों की कारस्तानी भी जान लीजिए। तीनों के ठिकानों पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की थी, जिसमें 11.50 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई। ईडी ने तारिणी दास के पास से 8.5 करोड़ जब्त किए थे। मुमुक्षु चौधरी के पास से 2 करोड़ बरामद हुआ और उमेश कुमार सिंह के घर से 1 करोड़ की बरामदगी की गई। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़े एक्शन के बाद सियासत तभी तेज हो गई। एनडीए का कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचारियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों की जमीन बेचकर अब छात्रावास और धर्मशाला बनवाए जाएंगे, तो विपक्ष ने सरकार की इस मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। ये गुनाहगार लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार में 0 टॉलरेंस की नीति आपने अपनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वो रोड मैप बनाया है। इन भ्रष्टाचारियों का संपत्ति तो जब्त हुई, शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए कि इस कारण से इसका संपत्ति जब्त हुआ। कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सरकार के बुलंद इरादों और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रिशु श्री के मामले में कहीं न कहीं बड़े लोगों को, नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो खेल चल रहा है, ये सत्ता के इशारे पर चल रहा है। किस प्रकार से पैसों का वारा न्यारा हो रहा था एनडीए की सरकार में बिहार में, वो इस घोटाले से निकल करके सामने आया है। साफ है कि इस घोटाले में शामिल जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार। टेंडर घोटाले में रिशु श्री के 3 मददगारों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट आईएएस संजीव हंस की तलाश में जुटी है। संजीव हंस ऊर्जा, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों में शीर्ष पदों पर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। रिशु श्री का कई बड़े अधिकारियों के साथ सीधा कनेक्शन था। आखिर वो कौन-कौन आईएएस थे जो रिशु श्री के टेंडर मैनेज करने के इस खेल में शामिल थे? जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों के लिए नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों का पूरा ब्यौरा जिला प्रशासन को देना होगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।
पटना में हाल के दिनों में कोचिंग के छात्रों के हंगामे के बाद सरकार का फैसला बेहद खास और अहम रहा। कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, मनमानी बेहतर बताने की होड़ और यही वजह है कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। हाल के दिनों में खान सर और फैजल खान और रोशन आनंद के बीच के विवाद ने कोचिंग से जुड़े करोड़ों के मुनाफे के खेल को उजागर किया और इन सब के बीच बच्चों के हितों के लिए सरकार का ये फैसला सामने आया। बिहार में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि राज्य में कोचिंग संचालन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं। सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल और कॉलेज के निर्धारित समय के दौरान कोचिंग संस्थान अपनी कक्षाएं नहीं चला पाएंगे। हालांकि जो विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके लिए इस दौरान कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। हम अगले 3 महीने में हमने घोषणा किया है, क्योंकि उसमें हमें बहुत लोगों से राय लेना है, इसलिए समय लगेगा और लागू करेंगे और ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि कोचिंग संस्थाएं केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, लड़ाई पर ध्यान न दें। पटना में हाल के दिनों में कोचिंग छात्रों के प्रदर्शन और विवाद के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सत्ताधारी दल इसे छात्रों के हित में उठाया क्या कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा और क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हमारे नौनिहालों को, हमारे विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपने भविष्य को संवार सकें। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्पष्ट निर्देश है, स्कूल और कॉलेज के टाइम में कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और छात्रों को हितों को प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही फैसला किया है कि कॉलेज और स्कूल के समय में कोचिंग नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक्सपी ट्वीट देख रही थी। स्टूडेंट्स के हित में वो कोचिंग सेंटर्स में कुछ सुधार लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोचिंग सेंटर्स में सुधार की क्या बात है? आप ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चों की स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा इतनी अच्छी हो कि उन्हें कोचिंग सेंटर्स पे जाना ही न पड़े। बिहार सरकार का मानना है कि नई नियमावली से कोचिंग संस्थानों में जवाबदेही बढ़ेगी और छात्रों के हित बेहतर तरीके से सुरक्षित होंगे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि सरकार इन नियमों को कितनी जल्दी लागू करती है और उनका असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैमूर में धर्मांतरण के लिए ऐसी घिनौनी साजिश रची गई जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पति एक महिला से रेप करता रहा और उसकी पत्नी वीडियो बनाती रही। इसके बाद धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग की साजिश का पूरा खेल रचा गया। पति ने महिला से किया रेप, पत्नी बनाती रही वीडियो, धर्मांतरण का घिनौना खेल। थाने में खड़े इस दंपत्ति के हैवानियत भरे चेहरे को देख लीजिए। धर्म परिवर्तन के लिए दोनों ने ऐसा घिनौना खेल खेला कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में महिला को नशीले पदार्थ खिलाकर जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस घिनौनी वारदात में पत्नी भी साझीदार निकली। रेप के बाद महिला को धमकी दी गई कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के सनसनीखेज वारदात में सबको सकते में डाल दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति एकराम अंसारी और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। ये जो दुष्कर्म किया गया उसमें इन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया था और इस नशीले पदार्थ को लेने के बाद जब वो पीड़ित महिला अचेत हो गई तो उसी समय उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसमें सहभागिता इनकी पत्नी की भी थी और इनकी पत्नी जब ये दुष्कर्म हो रहा था तो उसका इन्होंने वीडियो बनाया। SHO इसमें खुद ही इन्वॉल्व थे और दोनों ही पति पत्नी जोड़ों को गिरफ्तार किया गया। पति पहले गिरफ्तार हुआ। दंपत्ति एकराम अंसारी और शाहिदा बेगम की साजिश से पर्दा उठते ही इलाके में सनसनी मच गई। हर कोई इस घटना से सन्न है।
इकराम अंसारी ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम मोबाइल से वीडियो बनाती रही। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव, रेप वीडियो, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का ये खेल बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। न्यूज 18 के लिए जमुई से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा के तरवारा घाट पर रिंग बांध के पास बुधवार को एक बड़ा नाव हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक 11 लोग उस वक्त नाव पर सवार होकर नदी पार कर मूंग की फसल को तोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक से नाव नदी में डूब जाती है। स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 3 महिलाएं अब भी लापता बताई जाती हैं। घटना की सूचना जैसे ही मिली, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक लापता महिला के शव की बरामदगी की जा चुकी है। वहीं 2 महिलाएं अब भी लापता हैं और इनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। मूंग तोड़ने के लिए सब जनानी सब जो उस पार जा रहा है। कितने लोग सवार हैं नाव पे? सवार जो था शायद 10 आदमी था जी। सुनने में आया है। कितने लोग को सुरक्षित बाहर निकाला गया? 6-7 आदमी बाहर निकल चुका है। एक जगह है वहाँ पर नाव से लगभग 12 लोग जा रहे थे मूंग काटने के लिए। उसी क्रम में जो है नाव पलट गई तेज धार में और सभी लोग जो है वो कोसी नदी में गिर गए। और उसके बाद जो है कुछ लोगों को स्थानीय जो आपदा मित्र होते हैं उनके द्वारा जो है वो निकाल लिया गया सुरक्षित। और उसके बाद हम लोग 3 बॉडी मिसिंग है अभी, जिसका रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हम लोग एसडीआरएफ के माध्यम से करा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती यहां दिखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनएच के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान लगातार चल रहा है और इस दौरान एनएच की जमीन पर बने हुए चाहे वो मकान हो, दुकान हो, सभी तरह के जो भी अवैध निर्माण यहां पर चिन्हित किए गए उन्हें जमींदोज कर दिया गया। कई स्थानों पर जैसे ही प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लोग खुद ही अपने घर और दुकानों को खाली करते हुए भी दिखे। वहीं जहां लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया, वहां बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी एनएचआई के किनारे झुग्गी झोपड़ी और जो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हम लोग अभियान चला करके हम लोग अतिक्रमण खाली करा रहे हैं। इसमें सभी एनएचआई के टीम है, हम लोग भी है, हमारे वरीय पदाधिकारी एसडीओ मैम के नेतृत्व में सब हो रहा है। तो वहीं बगहा में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें अभियान भगत सिंह चौक से सुंदर सिंह चौक होते हुए रामनगर नरकटियागंज मुख्य मार्ग तक पहुंचा और इस दौरान मुख्य सड़क पर बनाए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर से देखिए किस तरीके से कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एसडीपीओ, कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यपालक पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि सड़क पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन मिलकर एक आज हम लोग संयुक्त अभियान चला रहे हैं और इसको चलाते रहेंगे। और भी आज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो रोड के किनारे फल विक्रेता या जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हम लोग हटाते जाएं। मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अधिवक्ताओं के लिए स्थापित लिफ्ट अचानक से खराब हो गई और उसमें सवार 11 अधिवक्ता करीब 1.5 घंटे तक अंदर ही फंसे रहे। हैरानी की बात ये कि जिस लिफ्ट की क्षमता मात्र 6 लोगों की है, उसमें एक साथ 11 अधिवक्ता सवार थे। घटना के दौरान लिफ्ट में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि घटना के समय न तो कोई लिफ्टमैन यहां मौजूद था और न ही कोई तकनीकी कर्मी जिससे राहत कार्य में मदद होती। वहीं अधिवक्ता जो है न्यायालय कर्मियों और अन्य लोगों ने काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर फंसे हुए सभी 11 अधिवक्ताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। लिफ्ट स्टार्ट हुआ, हम लोग जो है सो ऊपर जाने के बजाय नीचे चले गए और आधा नीचे जाने के बेसमेंट में आधा जाने के बाद लिफ्ट रुक गया। रुकने के बाद ना तो ऊपर जा रहा था ना तो नीचे आ रहा था।
और 1.5 घंटे तक हम लोग फंसे रहे। 15 मिनट करीब। 1 घंटा 15 मिनट। उसके बाद कैसे निकले लिफ्ट को? लिफ्ट को तोड़ तार के तो सब आदमी पकड़ के सहारा से निकाला। कैसे इन लोगों को बाहर निकाला गया? लगभग हमारे 11 से 12 अधिवक्ता मित्र है, उसमें फंसे रहे 1 घंटा 10 मिनट लगभग जी। जबकि लिफ्ट की क्षमता 6 आदमी की है, लेकिन आम पब्लिक अधिवक्ताओं के साथ उसमें घुस जाते हैं, जबकि लिफ्ट की क्षमता मात्र 6 आदमी की है। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है, जहां प्रशिक्षु सिपाही की मौत हो गई है। कल गर्मी की वजह से प्रशिक्षु सिपाही की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, प्रशिक्षु सिपाही की मौत हो चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान वो बेहोश हुए थे और इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई। समस्तीपुर के रहने वाले थे श्री राम कुमार, पटोरी थाना क्षेत्र के चांदपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। इस लोगों का उसमें मतलब कि 16 किलोमीटर रेस था, तो उस ट्रेनिंग में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति की लू लगने से डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसका पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम कंफर्म हो जाएगा मृत्यु का कारण। वहीं आज मृत जवान का शव डेहरी के बीएमपी पहुंचा और शव पहुंचते ही परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही मृत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बगहा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। किसानों ने बगहा बेतिया मुख्य मार्ग NH 727 को घंटों जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में यूरिया की भारी कमी है और गोदाम संचालक खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि निर्धारित कीमत की जगह यूरिया की बोरी 500 से लेकर 1000 रुपए तक में बेची जाती है, जिससे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सड़क जाम की सूचना के बाद बगहा SDM मौके पर पहुंची और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खत्म कर यातायात बहाल करवाया। और हम लोग किसानी सब हम परेशान हो जा रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ से 1000 रुपये पाए तो लेकर आए, और बोल रहे हैं लोग 1100 का 2200 का ढाई लीजिए तब एक बोरा यूरिया दे। मिलते ही हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें हम लोगों ने कूपन की व्यवस्था कर दिया है। मंडल स्तर से कूपन निर्गत हो रहा है और कूपन के अनुसार सभी को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उर्वरक जो है मिले, और सभी से ही अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार जो है उर्वरक दिलाना हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उनको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पटना में 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इस बीच कुम्हरार के विधायक संजय गुप्ता और प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर के नेतृत्व में प्रसिद्ध पंच शिव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ, हवन, पूजन और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। तेज प्रताप महाजगबंधन सीताराम सीताराम, विद्यावान भुनि अति चातुर सीताराम सीताराम, राम कंचन वर